दोस्तों, जो तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये सन 1905 की तस्वीर है, जब बंगाल का विभाजन किया गया। देखो दोस्तों, ये सारी जो पृष्ठभूमि है स्टार्ट होती है 1899 से, जब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आता है। लेकिन 1903 तक आते आते लॉर्ड कर्जन को ये लगने लगा था कि बंगाल भारत का एक ऐसा बड़ा प्रांत है जहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्रवाद भी बिल्कुल चरम पर है। तो वही होता है ना कि अगर शेर को चारों बैलों को खाना है तो बैलों को अलग अलग करना ही पड़ेगा, उनकी एकता को भंग करना पड़ेगा, और जब तक बैल एक साथ हैं शेर उनको खा नहीं सकता है। तो इसी नीति पर काम करते हुए लॉर्ड कर्जन ने कहा, प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है बंगाल के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रांत है और यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं भी हैं। इसलिए हम इन्हें दो हिस्सों में बांटेंगे ताकि प्रशासन आसानी से चल सके। लेकिन दोस्तों, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि वो बंगाल को दो भागों में इसलिए विभाजित करना चाहता था ताकि यहाँ पर जो राष्ट्रवाद है उसको समाप्त किया जा सके, और साथ ही साथ लोगों की जो एकता है उसको भी बांटा जा सके, ताकि डिवाइड एंड रूल का जो उसका खेल था वो अच्छे तरीके से चल सके। तो दोस्तों, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे आज के इस टॉपिक को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना आपके लिए निहायत ही जरूरी हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आता है 1899 में, और 1905 तक वो भारत का वायसराय रहा। और इस दौरान उसने बहुत सारे काम किए जिसके लिए उसको याद भी किया जाता है। आगे चलकर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक क्या है? बंगाल विभाजन। तो हम इसी पर फोकस करेंगे। तो जो बंगाल का विभाजन हुआ, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल का सबसे विवादास्पद घटना है। अंग्रेजों ने इसका कारण प्रशासनिक सुविधा बताया, लेकिन वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। देखो दोस्तों, बात करें तो निर्णय की जो घोषणा हुई थी ये 19, कहीं कहीं पर आपको लिखा रहेगा 19 जुलाई, कहीं कहीं पर लिखा रहेगा 20 जुलाई, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो 19-20 जुलाई 1905 को शिमला से की गई। अब शिमला से क्यों की गई? क्योंकि आप महीना देखिए, ये जुलाई का महीना है और जुलाई में रहती है बंगाल में काफ़ी गर्मी, लेकिन शिमला काफ़ी ठंडा रहता है। तो उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, वो रहता था शिमला में। तो शिमला से ही उसने इस बात की घोषणा की कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। और देखो दोस्तों, जब बंगाल विभाजन के बारे में बात की गई, जब घोषणा की गई, तो बंगाल में इस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। और देखो फ्रेंड्स, लेकिन इसके बावजूद भी, यानी कि ये सारी चीज़ें जो विरोधाभास थे, क्या इससे बंग भंग पर, बंगाल के विभाजन पर कोई प्रभाव पड़ा? जी दोस्तों, बिल्कुल नहीं पड़ा। और अंततः 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। ये तीनों तारीखें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको आप अच्छे तरीके से रट लीजिए कि बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा ये हुई थी 20 जुलाई 1905 को। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905, कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, और विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये सारी जो तारीखें हैं इनको आप अच्छे से रट लीजिए, इनको आप याद कर लीजिए। देखो फ्रेंड्स, बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला से क्यों की गई? क्योंकि भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन गर्मियों के दौरान शिमला में रहते थे, जो ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी, और यहीं से वे महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते थे ताकि विशाल और राष्ट्रवादी बंगाल प्रांत पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके और फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाली एकता को तोड़ा जा सके। फिलहाल दोस्तों, ये जो घोषणा हुई थी 19 जुलाई, कहीं कहीं पर आपको 19 या 20 तारीख दिखाई देगा, तो आप समझ लीजिए कि 19 या 20 तारीख ये घटना है। एग्जैक्टली यहाँ पर जो डेट है वो फिक्स नहीं है। इतिहास की किताबों में भी इसमें कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, जब बंगाल विभाजन के बारे में घोषणा हुई, तब गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार का एक निर्मम भूल है। दोस्तों, आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इनको जो है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने बंग भंग पर कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय बंगाल की कुल आबादी कितनी थी दोस्तों? तो ये थी 7 करोड़ 60 लाख के आसपास। और दिसंबर 1903 से ही ये एक जो कॉन्स्पायरेसी थी, ये जो प्रक्रिया थी, ये जो षड्यंत्र था, ये 1903 में ही स्टार्ट कर दिया गया था दिसंबर के महीने में।
अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन की योजना बनाई गई कब? दिसंबर 1903 में। और इस विभाजन के पीछे अंग्रेजों द्वारा तर्क ये दिया गया कि बंगाल की विशाल आबादी होने के कारण प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में कठिनाई हो रही है, लेकिन उनका वास्तविक मंशा राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। अब ध्यान दीजिएगा कि उस समय बंगाल का जो गृह सचिव था उसका नाम था रिजले। ठीक है, रिजले कौन था? जब बंगभंग हुआ तो बंगाल का गृह सचिव था। कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। और बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? लीज फ्रेजर थे। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। समय उनका 1899 से लेकर 1905 तक था। ठीक है ना। देखो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जब बंगाल विभाजित हुआ तो उस समय क्या जो है स्वरूप निकल कर सामने आया, क्या चीज़ें जो हैं दिखाई दी। देखो, ये मैं आपको पूरा मैप दिखा देता हूँ। ये आपका बंगाल है। देखो फ्रेंड्स, ये जो हरा वाला हिस्सा है इसमें ढाका, राजशाही और चटगांव जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे उनको जो है अलग किया गया, तो आप देख सकते हैं। और इसकी राजधानी बनाई गई ढाका। ठीक है। जनसंख्या कितनी थी? तो 3 करोड़ 10 लाख, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे जो कि बहुसंख्यक थे, और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे जो कि अल्पसंख्यक थे। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में, तो ये लाल वाला जो हिस्सा है इसे आप देख रहे होंगे। तो पश्चिम बंगाल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को तोड़कर बनाया गया जो कि एक हिंदू बहुल एरिया था। और इसकी राजधानी दोस्तों बनाई गई कलकत्ता। ठीक है। और आबादी कितनी रखी गई? 5 करोड़ 40 लाख, जिसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू रहे, यानी कि हिंदू यहाँ पर बहुसंख्यक थे। हालांकि बंगाली भाषी अल्पसंख्यक थे, लेकिन 90 लाख मुसलमानों के साथ ये लाल वाला हिस्सा ये पश्चिम बंगाल बनकर सामने आया। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल का क्या उस समय स्वरूप था जब बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, इसके बाद आप जानते हैं कि जब बंगभंग हुआ तो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन भी स्टार्ट किए गए, यानी कि जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया गया। तो विभाजन के विरोध में जो आंदोलन उपजा उसे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आप याद रखिए। देखो फ्रेंड्स, ये जो स्वदेशी आंदोलन था तो इसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और बाद में लाल बाल पाल, दैट इज लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने मिलकर किया था। और इसी अवसर पर यानी कि 16 अक्टूबर को जब बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर 16 अक्टूबर को हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी और इसे राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। विदेशी वस्तुओं विशेषकर मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के नमक का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी उद्योगों जैसे कि बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स जो कि स्थापित किया गया था प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा, इसकी स्थापना की गई। तो देखो फ्रेंड्स, बात यह था कि बंगाल विभाजन के समय ही कुछ और भी घटनाएं हुई हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे कि 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई और साथ ही साथ बंगाल नेशनल कॉलेज भी स्थापित हुआ जिसके पहले प्रधानाचार्य अरविंद घोष बने। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि ये जो फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या स्वदेशी आंदोलन का विस्तार केवल बंगाल तक ही सीमित रहा? नहीं दोस्तों, इसका जो प्रभाव था वो पूरे भारत में था। आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, इसे भारत के अन्य हिस्सों में भी फैलाया गया और इसमें कुछ नेता प्रमुख हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि बम्बई और पुणे में इस आंदोलन को लीड किया बाल गंगाधर तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इस स्वदेशी आंदोलन को लीड किया। और इस प्रकार से ये जो स्वदेशी आंदोलन था केवल बंगाल तक ही नहीं, भारत के सभी राज्यों तक यह फैल चुका था। और इसी दौरान स्वदेशी आंदोलन को कवर करने वाले ब्रिटिश पत्रकार थे H.W. नेविल्सन। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन को कवर करने वाले ब्रिटिश पत्रकार का नाम क्या था, तो इनका नाम है H.W. नेविल्सन। और इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला लिखा जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना। स्वदेशी आंदोलन को 1905 में कांग्रेस के द्वारा भी स्वीकार किया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन में जो कि हुआ था 1905 में बनारस अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी जहां स्वदेशी और बहिष्कार को समर्थन दिया गया। हालांकि दोस्तों आगे चलकर 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान किंग जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की, क्योंकि बात ये थी कि इसका विरोध इस कदर हो रहा था कि लोग उग्र हो रहे थे और एक उग्र क्रांति की शुरुआत हो सकती थी। तो इससे सरकार जो थी वो डर गई।
उसने बंग भंग को रद्द कर दिया। कब? 1911 में। दोस्तों इसी के साथ याद रखना एक अरुंडल कमेटी भी बनाई गई थी। ये बनी थी कब? 1906 में। इस कमेटी ने ही राजनीतिक सुधारों और बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश की थी। तो यूपी पीसीएस में अक्सर कमेटियों के नाम पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल कर लिया है। दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा मुस्लिम लीग की स्थापना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 में होता है और अंग्रेजों ने जो अपनी एक नीति शुरू की थी डिवाइड एंड रूल, वो समाप्त नहीं हुई। हालांकि बंगाल विभाजन तो आगे चलकर समाप्त होता है 1911 में, लेकिन 1905 के बाद ही 1906 में जो मुसलमान थे वो एकजुट होने लगे थे और वो हिंदुओं को अपना विरोधी मानना शुरू कर दिए थे और इसीलिए मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है 1906 में। तो बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इस संस्था मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई। तो देखो इसकी स्थापना होती है ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान और स्थापना की तिथि है 30 दिसंबर 1906। संस्थापक कौन थे? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, याद रखिएगा। इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। अस्थाई अध्यक्ष 1908 में बने आगा खां। और देखो फ्रेंड्स, आगा खां ही आगे चलकर 1908 में मुस्लिम लीग का जो सम्मेलन हुआ था तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। मुख्यालय बनाया गया मुस्लिम लीग का लखनऊ। शुरुआती जो वर्ष थे उसमें मुस्लिम लीग का मुख्यालय जो था वो लखनऊ रहा। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बढ़ाना और मुसलमानों के विशेष राजनीतिक अधिकारों की मांग करना। और अमृतसर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था ये 1908 में हुआ था। यहाँ लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी। मतलब ये था कि अब वो पूर्णतया अलग होना चाहते थे हिंदुओं से और चाहते थे कि जो चुनाव हो उसमें भी कोई भी हिंदू जो है मुस्लिम नेता को वोट ना करे। मतलब अगर कोई मुस्लिम खड़ा होता है तो फिर उसमें मुसलमान ही उसको वोट करेंगे, जिसे 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार कर लिया गया। तो फ्रेंड्स ये सेशन बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आपका जो अगला पॉइंट रहेगा यानी कि जो अगली क्लास होगी उसमें हम चर्चा करेंगे इन टॉपिक पर। जैसा कि आप देख रहे हैं सूरत विभाजन रहेगा और सूरत विभाजन के साथ साथ आपके बहुत सारे टॉपिक हैं। मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, होम रूल आंदोलन, गदर आंदोलन, मांटेगू चम्सफोर्ड एंड सो ऑन। तो ये सीरीज चलती रहेगी। लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।